हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि इस वैश्विक कोरोना महामारी के बीच आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए आपकी पढ़ाई का ख्याल करते हुए सॉल्यूशन चैप्टर का अंतिम टॉपिक असामान्य मूलर द्रव्यमान एबनॉर्मल मूलर मास पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कलम कॉपी निकालिए और हो जाइए तैयार हमारे साथ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये जानना होगा कि जो असमान मूलर द्रव्यमान है, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो समझना होगा। तो आप सबको पता है, हमने पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। 4 प्रकार की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं उनका जो व्यंजक होता है, एक्सप्रेशन होता है, उसके लिए जो फार्मूला डेराइव किए जाते हैं, अगर मैं वो लिखूं तो पहला हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और आपको याद होगा जो फार्मूला है P0 माइनस PS बटा P0 W2 इंटू M1 M2 इंटू W1। जो सेकंड है वो डेल्टा TB इंटू KB इंटू 1000 W2 M2 इंटू हम लोग W1 कहते हैं। थर्ड जो है डेल्टा TF इक्वल टू कैफ W2 M2 इंटू W1। और चौथा ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो पाई बराबर आप CRT लिख देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दे तो N2/VRT लिखते हैं, या फिर आप कर देते हैं तो W2RT बटा ये M2 भी हो जाता है। ये स्टूडेंट्स एक ध्यान देने वाली बात है। आप देखिए यहाँ पे ये है सॉल्यूट जो आपके सॉल्यूशन में घुला हुआ पदार्थ है। आप हर बार देखिए जो सॉल्यूट का जो मोलर मास है, उस मोलर मास के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आप ध्यान से देखिए, उसमें घुला हुआ जो विलेय है, जो सॉल्यूट है, जो घुल है, उसके मोलर मास के क्या है, ये रेसिप्रोकल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हो गया क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन जो विलेय हैं उनके मोलर मास के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ये हो गया हिमांक का अवनमन। आप देख रहे हैं कि जो हिमांक का अवनमन है वो भी जो सॉल्यूट है उसके मोलर मास के क्या है, तो रेसिप्रोकल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ये हो गया आपका परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर आप देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि यह भी क्या हो गया, जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट के क्या है, ये तो उसके जो मोलर मास है उसके रेसिप्रोकल है। स्टूडेंट्स, इस 4 फार्मूला की सहायता से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं, प्रॉपर्टीज विलेय के मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विलेय के मोलर द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। जो सेकंड पॉइंट अब आइए वो ये है, आप जानते हैं पहले के इन टॉपिक को पढ़ करके कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, वो विलेय के जो नंबर्स ऑफ जो मोलिक्यूल्स हैं, आयन हैं, कण हैं, उसी पर निर्भर करता है। उसके नेचर से कुछ लेना देना है नहीं। आपको अच्छी तरह से इस बात की जानकारी है। तो दूसरी बात हम लिखने वाले हैं कि कोलिगेटिव। अच्छा, इस लाइन को अगर हम लोग चाहते तो इस तरह से लिख लेते, ज़्यादा अच्छा था।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास किसका? ऑफ सॉल्यूट। जो आपके पास सॉल्यूट है उसके मोलर मास के क्या हो गए? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब जो दूसरी चीज़ मुझे आपको जो समझानी है वो ये है कि आपका ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के संख्या पर निर्भर करता है। प्रॉपर्टीज जो आपके पास बिलियन है, बिलियन में सॉल्यूट की संख्या पर निर्भर करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर बिलियन में सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, बिले है, जो पदार्थ घुला है, उसकी संख्या बढ़ेगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। मतलब सिंपल सा समझ जाइए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर्स ऑफ सॉल्यूट। जितना ज़्यादा सॉल्यूट होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो एक लाइन में यहाँ और लिखना चाहूँगा, प्रॉपर्टीज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सॉल्यूट के कणों की संख्या पर। नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, सॉल्यूट के कणों की संख्या। और यहीं से इसी लाइन से इस दो जो हमने लिखा, ये इसी दो से ये टॉपिक का इजाद होता है, इसी से टॉपिक बनता है। अब देखिए क्या है कि कुछ ऐसे सॉल्यूट हैं जब आपने उनको डाला सॉल्वेंट में तो अंदर जाकर टूट जाता है। एक डाले 5 हो गया, एक डाले 2 हो गया, मतलब एक मोलिक्यूल डाले अंदर में जाके डिसोसिएट हो गया, टूट गया, विखंडित हो गया और एक से अनेक हो गया। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि ऐसा भी स्थिति आता है कि आपने बहुत सारे कण डाले, अंदर में जाके जुड़ गया, एसोसिएट हो गया। और एसोसिएट जैसे मैंने 15 डाला, अंदर में जाके 3 हो गया, मतलब ये 5-5 को मोलिक्यूल्स एक साथ जुड़ गए। तो अनेक ऐसे सॉल्यूट हैं जो सॉल्यूशन में घुलने के बाद, माने जो सॉल्वेंट है उसमें डिजल्व होने के बाद, घुल जाने के बाद या तो डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, अथवा एसोसिएट हो जाते हैं, माने जुड़ जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। तो अब देखिए, आप तो कह रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट की कणों की संख्या के समानुपाती है। तो हमने मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन में 5 मोल डाला सॉल्यूट का और अंदर में चल के वो 15 मोल हो गया। तो जो अनुमान हमारे दिमाग में चल रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना होना चाहिए, क्या उतना ही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उससे 3 गुना ज़्यादा होगा। हमने डाला 5 मोल, अंदर हो गया 15 मोल। तो अब देखिए, जो एक्सपेरिमेंट से जो प्राप्त होगा वो 3 गुना ज़्यादा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? इस फार्मूला से जो प्राप्त होगा, मतलब जो हमने अनुमान लगाया उससे 3 गुना एक्स्ट्रा हो जाएगा। और जब ऐसा स्थिति आता है, इसी को बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी असमान हुआ। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी असमान हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली मोलर मास के है। तो याद रखिएगा, तो इसको जल्दी से नोट करिए, हम आगे वाली बात लिख देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए कि आपके पास कोई एक सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट डाला। उदाहरण के तौर पे आपके पास पानी है, उसमें आपने नमक डाला। नमक जब आपने पानी में डाला तो डालने के बाद आपका NaCl जल में टूट करके ये बन गया Na+ और Cl- आयन में। आपने NaCl डाला लेकिन सॉल्यूशन में वो Na+ और Cl- आयन में टूट गया। अब ध्यान देना है कि अगर आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन में घुलने के बाद
विखंडित हो जाता है, माने डिसोसिएट हो जाता है, मतलब अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो एक केस ये, अथवा सॉल्यूशन में घुलने के बाद मोलिक्यूल्स जो हैं आपके सॉल्यूट के वो एसोसिएट हो जाए, माने जुड़ जाए। उस स्थिति में जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो आप अनुमान लगाते हैं, उसे अलग प्राप्त होगा। क्योंकि आपने सोच के रखा कि हमने नमक 5 मोल डाला, लेकिन आप सॉल्यूशन में कितने मोल आए हैं आपको पता है? 5 मोल Na और 5 मोल Cl माइनस, इस तरह से कितने मोल हो गए टोटल? ये तो 10 मोल आपने डाला यहाँ पे 5 मोल, और सॉल्यूशन में आयन कितने हो गए? 10 मोल। तो जो आप सोच के डाले, जितना अनुमान से कि इतना हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आना चाहिए उसका वैल्यू, उससे कितना आएगा भाई? तो 2 गुना ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से होता क्या है कि सॉल्यूशन में घुलने के बाद, याद रखिएगा, घुलने के बाद जो आपका सॉल्यूट है वो डिसोसिएट हो सकता है, माने विखंडित हो सकता है, अथवा एसोसिएट हो सकता है। उस परिस्थिति में जो अनुमानित कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट से, माने प्रयोग से प्राप्त होता है, और उसको कहेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब असमान अणुसंख्यक गुण। जब अणुसंख्यक गुण ही असमान हो गया तो अणुसंख्यक गुण का जो संबंध है वो तो विलेय के अणुभार से, मोलर द्रव्यमान से है। तो निश्चित रूप से जो विलेय है उसके मोलर द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा? असमान होगा। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान असमान होने का मतलब है, हमने बोर्ड पे लिख दिया है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट डाले तो डालने के बाद वो डिसोसिएट हो गया या एसोसिएट हो गया, तो उसके मोलर द्रव्यमान या तो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, और इस तरह से आपका जो अनुमानित मोलर द्रव्यमान होता है उससे कुछ अलग प्राप्त हो जाता है जो प्रयोग से प्राप्त होता है, और उसको असमान मोलर द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ कितना गुना बढ़ गया? 2 गुना बढ़ गया। देखिए 5 मोल डाले 10 मोल, मैंने 2 टाइम्स मोलिक्यूल्स बढ़ गए, आयन सॉरी। तो जब 2 गुना आयन बढ़ गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 गुना बढ़ गया। अब जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 गुना बढ़ गया, इसका मतलब कि जो सॉल्यूट है, जो NaCl है सॉल्यूट के रूप में, उसके मोलर द्रव्यमान क्या होंगे? 2 टाइम्स घट जाएंगे। प्रयोग से जो आपको प्राप्त होगा वो 2 गुना क्या होगा? कम होगा। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा कि जितना गुना ये बढ़ेगा, अगर मैं एक दूसरा उदाहरण लूँ K2SO4, तो K2SO4 2K प्लस SO4 माइनस माइनस में डिसोसिएट होगा। मान लीजिए सपोज करिए 5 मोल है हमारे पास, कितने मोल है? 5 मोल। अब बताइए कितने मोल हो गए? 1 मोल से देखिए 2 मोल K प्लस और 1 मोल SO4 माइनस माइनस आयन, माने 1 मोल से 3 मोल हुआ। देखिए 1 मोल से कितने मोल बने? 3 मोल। तो 5 मोल से कितने हो गए? ये तो 15 मोल हो गया ना। इसका मतलब कि ये 3 गुना बढ़ गया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी K2SO4 का जो अनुमान है उससे 3 गुना अधिक प्राप्त होगा एक्सपेरिमेंट से। तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 गुना अधिक प्राप्त होगा तो K2SO4 का तब मोलर द्रव्यमान घटेगा, और कितना गुना? 3 टाइम्स घट जाएगा, 3 गुना घट जाएगा। अगर इसके मोलर द्रव्यमान x है तो इसके मोलर द्रव्यमान जो ये मोलर द्रव्यमान अगर आपने x निकाला तो जो एक्सपेरिमेंट से निकलेगा वो x बटा कितना होगा? 3 होगा, वो x बटा 3 आएगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा डिसोसिएशन के बाद, अगर एसोसिएशन होगा तो घटेगा, और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गया तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब ध्यान देखिए कि किस केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी असामान्य मोलर द्रव्यमान दिखाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी असामान्य होता है, और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी असामान्य होगा तो मोलर द्रव्यमान भी असामान्य होगा। तो याद रखिए कि जब भी आप सॉल्यूट के रूप में, विलेय के रूप में वैद्युत अपघट्ट डालते हैं, वैद्युत अपघट्ट माने इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप समझिए कि एसिड, बेस, सॉल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे HCl, H2SO4, बहुत सारा कुछ भी ले लीजिए, बेस NaOH, KOH, सॉल्ट जैसे NaCl लिखे हैं वहाँ पर, K2SO4 etc। तो ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि जो
जिससे विद्युत धारा, जिसके जो जलीय विलयन होते हैं उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो। कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है स्टूडेंट्स? तो आप सबको पता है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए कि जैसे ये डिजल्व होते हैं, घुलते हैं, बस ये आयन के रूप में टूट जाते हैं और आयन की वजह से भी तो आप जानते हैं करंट का फ्लो होता है, जिसको आयनिक कंडक्टर के नाम से आप जानते हैं। तो ये सब के सब जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, वैद्युत अपघट्य होगा, वो सब टोटल एबनॉर्मल मोलर मास दिखाएगा, क्योंकि उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? एबनॉर्मल होगी। अब यहाँ पर कि कितना गुना एबनॉर्मल मोलर मास आएगा, इसको बताने के लिए और जो सॉल्यूट है उसके नेचर को समझने के लिए वान 't हाफ ने 1880 ईस्वी में एक गुणांक इंट्रोड्यूस किया, जिसको वान 't हाफ गुणांक कहा जाता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वान 't हाफ गुणांक क्या है। तब तक इसको आप नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, बात को और आगे बढ़ाते हैं। बात 1880 की है। वान 't हाफ नाम के एक साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट डाल रहे हैं उसका डिसोसिएशन कितना हो रहा है, माने विखंडन किस हद तक हो रहा है, कितना वो अपघटित हो रहा है। अगर उसका एसोसिएशन माने संगुणन हो रहा है तो वो कहाँ तक हो रहा है। मतलब सीधे समझिए कि वान 't हाफ ने विलयन में जो सॉल्यूट है उसके डिसोसिएशन और एसोसिएशन की सीमा के निर्धारण के लिए कि कितना उसका विखंडन हो रहा है, उन्होंने एक गुणांक का प्रतिपादन किया जिसका नाम है वान 't हाफ गुणांक, और जिसको आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई द्वारा उसको डिनोट किया जाता है। अभी क्या है, आप सीधे समझिए कि वान 't हाफ जो गुणांक है एक तरह से सॉल्यूट जो है उसके नेचर को बता देगा कि कितना उसका डिसोसिएशन हो रहा है, कितना या एसोसिएशन हो रहा है। तो वान 't हाफ ने एक गुणांक इंट्रोड्यूस किया जिसको वान 't हाफ गुणांक कहते हैं और आई से डिनोट करते हैं। आइए समझते हैं कि क्या है वान 't हाफ गुणांक। तो आप सिंपल से समझ जाइए कि जो वान 't हाफ गुणांक आई है ये क्या है? सामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य मोलर द्रव्यमान में आपको भाग दे देना होगा असामान्य मोलर द्रव्यमान से। सामान्य मोलर द्रव्यमान सॉल्यूट के लिए बात हो रही है बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य मोलर द्रव्यमान में असामान्य, इसका मतलब हो गया कि सामान्य आप किसको कहते हैं? तो जो आप अनुमान लगाए हैं कि इतना होना चाहिए वो आपका सामान्य मोलर द्रव्यमान है, और असामान्य मोलर द्रव्यमान माने जो आपके प्रयोग से प्राप्त हो रहा है। अब आपको पता है कि मोलर द्रव्यमान के ठीक उल्टा होता है अणुसंख्यक गुण। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके अणुसंख्यक गुण के पदों में अगर हम इसको कह दें तो हम लोग ये कहेंगे कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण। प्रेक्षित का मतलब हो गया कि ऑब्जर्व्ड, मतलब जो आपने प्रयोग से प्राप्त किया। प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण जो आपने ऑब्जर्व किया, प्रेक्षित किया, और बटा में उसके नीचे भाग दे दीजिए किससे? तो परिकलित, माने कैलकुलेटेड, परिकलित अणुसंख्यक गुण। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि अगर मोलर द्रव्यमान के पदों में कहें या अगर अणुसंख्यक गुण के पदों में कहें तो जो अणुसंख्यक गुण है उसमें वियोजन या संयोजन के बाद का अणुसंख्यक गुण को डिवाइड कर देना है उसके वियोजन या संयोजन के पहले के अणुसंख्यक गुण के। तो इसे लिख देते हैं वियोजन मैंने डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ही लिख देते हैं, डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद का
अणुसंख्यक गुण उसके नीचे लिख देंगे डिसोसिएशन या एसोसिएशन के पहले का अणुसंख्यक गुण। इसी चीज को अगर हम लोग मोलर मास के कहें तो ये जो मोलर मास होता है, सामान्य मोलर मास का मतलब हो गया आपका ऑब्जर्व, जो आपने कैलकुलेट किया, जो फार्मूला से ज्ञात किया, और ये जो हो गया असामान्य मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया। तो फार्मूला से प्राप्त मोलर द्रव्यमान में भाग देना है, प्रयोग से ज्ञात जो है उस मोलर द्रव्यमान से जो कुछ आएगा उसको हम लोग भांठा गुणांक कहते हैं। अब आइए यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे प्रभावित कर रहा है। तो आपके पास MgCl2 है, तो MgCl2 सोल्यूशन में जाके टूटेगा Mg प्लस 2Cl-। इसका मतलब हो गया कि भांठा गुणांक I का वैल्यू हो गया 3, जितना हिस्सा में टूट जाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1 मोल लिया MgCl2 सॉल्यूट के रूप में, तो सॉल्यूशन में जाके कितना मोल हो गया, वो 3 मोल आयन के रूप में बदल गया। तो उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो 3 गुना घट जाएगा। मोलर द्रव्यमान कितना गुना घट जाएगा, 3 गुना घट जाएगा। या यूं कहिए कि अणुसंख्यक गुण कितना गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर हम लोग K2SO4 लें तो K2SO4 2K प्लस और SO4 माइनस माइनस के रूप में एसोसिएट हो जाएगा, सॉरी डिसोसिएट होगा। ये कितना 2 और 1 3, तो यहाँ पर भी I का वैल्यू कितना हुआ 3 हुआ। अगर हम लोगों ने लिया मान ली KCl तो K प्लस Cl माइनस, इसका मतलब I का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अगर हमने ले लिया K4 FeCN6 तो ये आप जानते हैं कि 4K प्लस और FeCN6 के रूप में ये टूट जाएगा। तो कितने हुए 4 और 1 5, इसका मतलब हो गया कि I का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। सिंपल से हाँ स्टूडेंट समझ लीजिए कि आपको कोई दिया जाएगा कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स रहेगा। अगर एसोसिएशन की हम लोग बात करें तो आप देखिए ये होता है एसिटिक एसिड, इसके जब 2 मोलिक्यूल्स लेते हैं इसी तरह का, तो ये दोनों मोलिक्यूल्स आपस में जोड़ करके एक मोलिक्यूल्स बन जाते हैं। कुछ इस तरह से आप चाहें तो दिखा सकते हैं। ये डेल्टा प्लस हो जाता है, डेल्टा माइनस हो जाता है, बस यहाँ के जुड़ जाता है O डेल्टा माइनस, इधर OH, ये डेल्टा प्लस और इधर CH3। तो देखिए आपने क्या किया, एसिटिक एसिड के 2 मोलिक्यूल लिए और वो जाकर सोल्यूशन में कितना हो गया 1 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि I का वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया। I का वैल्यू हो गया 1/2 हो गया I का वैल्यू। तो अब जानिए कि I के लिए याद रखिएगा 3 बात, I = 1 होता है। इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है ना तो डिसोसिएशन हुआ ना एसोसिएशन हुआ। सॉल्यूट का न तो विखंडन हुआ न ही संगुणन हुआ या संयोजन हुआ, संयोजन हुआ। I का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, इसका मतलब सॉल्यूट का डिसोसिएशन हुआ। विखंडन, अगर I का वैल्यू 1 से छोटा हो गया, इसका मतलब कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का संयोजन हो रहा है, जुड़ रहा है, एसोसिएशन।
यही इसका मतलब होता है। तो आप आई का वैल्यू 1 हो सकता है, आई का 1 से बड़ा हो सकता है, आई का वैल्यू 1 से छोटा हो सकता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास जो अब फार्मूला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, उस सभी फार्मूला में असामान्य मोलर द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस फार्मूला में आई से सबको क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको नोट करिए, मैं उसको लिख देता हूं। आइए स्टूडेंट्स, और फाइनली इस टॉपिक को समाप्त करते हैं ये समझते हुए कि आप जान गए कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट घुला हो और सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब वो एसिड हो, बेस हो या साल्ट हो, तो या तो जाके घुलने के बाद एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा। तो निश्चित रूप से जो ऑस्मोटिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो प्रभावित हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रभावित हो जाएगा तो सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो प्रभावित हो जाएगा, जिसको आप एबनॉर्मल मोलर मास के नाम से जान रहे हैं। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट कर ले कि हाँ हमने जो सॉल्यूट डाला है वो क्या है, तो एसिड, बेस या साल्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस केस में जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा वो कैसे प्रभावित होगा। तो आपको ने एक टॉपिक बनाया, अभी बना लीजिए कि वान ट हाफ गुणांक को शामिल करने के बाद अणुसंख्या गुण में क्या परिवर्तन होने जा रहा है। तो कुछ नहीं, जो भी आपके पास जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो इसके फॉर्मूला में केवल आई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जानते हैं सॉल्यूट का ये क्या है, तो मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर आई से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी जगह। ये हो गया आपका क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कुछ मत करिए, इसके जो फार्मूला है उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये आई से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये वान ट हाफ गुणांक को हमने शामिल कर दिया इसमें, यहाँ पर आई से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। बस एक छोटी सी बात बतानी थी आपको कि जब भी आपको पता चल जाए कि जो सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस केस में जो आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, हिमांक अवनमन है, क्वथनांक अवनमन है और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, अगर उसको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आई निकाल लेना है और जो भी वैल्यू आएगा उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब आइए एक छोटी सी और बात है, जो आपका डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। और अगर आपके पास एसोसिएशन हो रहा है, माने मोलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो याद रखिएगा कि कैसे उसको निकालते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आफ्टर एसोसिएशन, मतलब आपने जो सॉल्यूट लिया, आपने जब डाल दिया बिलियन में सॉल्यूशन में, तो एसोसिएट होने के बाद वो कितना मोल बचा। कल्पना करिए कि आपने 20 मोल सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन में घुल गया, घुल होने के बाद वो 14 मोल या 15 मोल बचा, तो ऊपर रखेंगे 15 मोल, नीचे 20 मोल, आप डिवाइड कर दीजिए, जो आ गया उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहेंगे। मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एसोसिएटेड, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो टोटल नंबर जो दिया गया है, इसको निकालने के लिए I - 1 बाई n, n क्या है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसी तरह से अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है, विखंडन हो रहा है, तो सेम वे में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी आपको सोल्यूशन में दिया गया था। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये एबनॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या कि वान ट हाफ जो फैक्टर होता है ये समाप्त होता है। हमारी और आपकी फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।